हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली छठी को सॉल्व करते हैं, जो कि नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार इनको अपने सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली का जैसे अपने नाम में यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज, इस प्रश्नावली का नाम है। तो पहले अपने को त्रिभुज की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए कि त्रिभुज कहते किसे हैं। वैसे अपने पीछे की कक्षाओं के अंदर, छोटी कक्षाओं के अंदर भी त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार अगर अपने से कोई त्रिभुज की परिभाषा पूछता है तो उसमें लिखा जाएगा तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा अपने लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के जो गुणधर्मों की बात करें, गुणधर्म कौन से होते हैं, जैसे त्रिभुज की तीन प्रकार के त्रिभुज अपने पास होते हैं। एक समकोण होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको अपने समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है उसको अपने समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली के अंदर अपने देखें कि आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार जो है वो भी समान हो और उनका जो माप है, जो उनका जो साइज है वो भी समान होना चाहिए। देखिए, अगर अपने दो त्रिभुजों की बात करें वो सर्वांग सम कब होंगे, जब उनकी जो माप है, माप का मतलब जैसे ये 2 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान माप की होनी चाहिए। अगर ये अपने 40 डिग्री का है, अगर ये वाला 70 डिग्री का है और ये वाला अपना अगर 70 डिग्री का ये आ जाए, तो ये वाले जो कोण है वो भी समान माप के होने चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज अपने क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाते हैं। यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में अगर अपने से पूछता है तो उसके लिए अपने उसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जिनकी आकृति या जिनका आकार और जिनका माप या साइज समान होता है, उसको अपने सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें समरूप त्रिभुज के बारे में, अगर अपने बात करें कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिसको अपने सिमिलर फिंगर भी कह देते हैं। समरूप आकृतियां यहाँ पे क्या होती हैं, तो जिनके सिर्फ आकार समान होने चाहिए, जो आकार है वो समान हो, उनका जो माप है वो समान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि उनकी जो भुजाओं की माप है, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, माप एक जैसी होनी, समान होनी जरूरी नहीं है, लेकिन उनका जो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि एक अपने इस त्रिभुज के देखें, एक ये त्रिभुज है और एक अपने पास ये त्रिभुज है। अब दोनों की जो माप है, जो दोनों का जो आकार है, आकार अपने देखेंगे कि दोनों का आकार क्या है, दोनों को त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन ये वाला जो त्रिभुज है अपना, ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, मतलब दोनों की माप एक जैसी नहीं है, लेकिन आकार इसका एक जैसा, तो उसको अपने समरूप त्रिभुज कहेंगे। अगर एक त्रिभुज हो और एक अपने पास इस तरीके से आयत हो, तो ये दोनों के माप भी अलग अलग हैं, दोनों का आकार भी अलग अलग है, तो ये जो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज नहीं होते। तो सर्वांग सम त्रिभुज तो वो होंगे जिनकी आकार और जिनका माप समान हो, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी आकार समान हो लेकिन माप है वो समान, साइज समान होना आवश्यक नहीं है। इसके आगे अपने देखते हैं कि समरूप त्रिभुज आकृतियां जो होती हैं वो किस तरीके की अपनी आकृतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे पहली आकृति के अंदर यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों की दोनों जो आकृतियां हैं वो समरूप हैं, क्योंकि इनके आकार हैं वो समान अपने को लग रहे हैं। दूसरी आकृति के अंदर देखें, ये भी समरूप है। तीसरी आकृति के त्रिभुज भी ये क्या है, समरूप हैं। तो ये क्या होते हैं, जिनकी आकार एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, वो क्या होंगे, समरूप होते हैं।
जो एक दूसरे के ऊपर आकृति रखी जा सकती है, जहाँ एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है, वो समरूप होती हैं। और जो आकृति दूसरी आकृति के ऊपर ऊपर पूरी पूरी आए, जैसे इस त्रिभुज के ऊपर एक त्रिभुज पूरा पूरा ही आए, तो वो तो होता है सर्वांग सम होता है। और अगर आकृति के अंदर आकृति फिट हो रही है तो वो अपनी आकृतियां क्या होती हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। तो यहाँ पे ये भी बात अपने को ध्यान रखनी है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, यानी कि जो सभी सर्वांग सम आकृतियां वो समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जितने भी सर्वांग सम आकृतियां होंगी वो सारी की सारी समरूप होंगी, लेकिन सारी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती। यहाँ पे एक उदाहरण अपने और देख सकते हैं, जैसे ताजमहल का उदाहरण आपको देख रखा है। तो पहले डायग्राम के अंदर ये अपने को बड़ा करके दिखा रहा है, दूसरे डायग्राम में छोटा, तीसरे में और छोटा हो जाता है। तो ये सारे के सारी आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। अगर इनका साइज बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता तब ये जो आकृतियां थी वो अपनी समरूप सर्वांग सम आकृतियां होती। फिलहाल ये तीनों आकृतियां क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, क्योंकि इनका जो आकार है वो एक जैसा है, लेकिन जो इनका साइज है वो क्या है, अलग अलग होता है। इसके बाद इनके कुछ गुणधर्म अपने को ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे अपने को समरूप त्रिभुज के गुणधर्म दे रखे हैं कि उनके संगत कोण बराबर होने हैं और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं। तो इसको अपने किस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे दो त्रिभुज अपने यहाँ पे लिए, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, कुछ अलग अलग हैं, यानी कि इनके माप एक जैसे नहीं है, ये समरूप हैं। तो इनके जो कोणों की माप है, ये जो तीनों इसके कोण हैं, जैसे इसको अपने ए नाम दें, इस त्रिभुज को बी नाम दें, इस त्रिभुज को सी, इसको अपने पी क्यू और आर नाम से लिखें। तो इनके जो कोण है, जैसे कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के। यानी कि इनके जो संगत कोण हैं, इनके जो कोणों की माप है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दो त्रिभुज या कोई भी दो आकृतियां तभी समरूप हो सकती हैं जब उनके जो कोण हैं, कोण बराबर माप के होने चाहिए और इनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होने चाहिए। समानुपाती का मतलब जैसे ए बी भुजा है, ए बी भुजा जिसकी ये ए बी भुजा हो जाएगी, ए बी भुजा इसके क्यू पी भुजा के जो बराबर होनी चाहिए। तो इनका जो अनुपात है बटे में क्यू पी, और इसी प्रकार से जैसे बी सी लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी, और इसके बटे में आ जाएगा अपना क्यू आर। तो ये भुजाओं का क्या होता है, अनुपात होता है। तो दो आकृतियां, कोई दो बहुभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि समरूप आकृतियों के दो गुणधर्म होते हैं। दो गुणधर्म अपने को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे देखें अपने दो चतुर्भुज अपने को दे रखे हैं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, एक चतुर्भुज अपने पास पी क्यू आर एस है। तो देखते हैं कि क्या ये समरूप है कि नहीं है। तो इसमें देखें कि जो डी कोण है वो 85 डिग्री का अपने पास आ रहा है, जो डी है वो 85 डिग्री का है, इधर एस 85 डिग्री का है। तो इसका जो कोण डी है, कोण डी बराबर कोण किसके हो जाएगा, एस के हो जाएगा। फिर 105 है ए और 105 ही है पी, तो अपन लिख सकते हैं कोण ए बराबर में कोण पी हो जाएगा। फिर बी 100 डिग्री का है, इधर से अपना क्यू भी 100 डिग्री का है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोण बी बराबर में कोण क्यू आ जाएगा। उसके बाद फिर ये सी 70 डिग्री का है और इधर अपना जो आर कोण है वो भी 70 डिग्री का है, तो ये लिख सकते हैं सी बराबर में कोण आर। तो ये चारों के चारों जो कोण थे वो क्या थे, बराबर थे। तो समरूप का जो पहला गुणधर्म है कि जो उसके संगत कोण हैं वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे इसके जो चारों कोण हैं, चतुर्भुज के चारों कोण वो क्या हैं, बराबर होते हैं। तो ये चारों कोण अपने बराबर देख लिए। अब देखते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो किस तरीके से बराबर होती हैं। अगर अपने बात करें संगत भुजाओं की, संगत भुजाएं किस तरीके से बराबर हो सकती हैं, तो पहले देखें ए डी जो भुजा है अपनी, ए डी 2.1 है, तो इसके संगत क्या हो जाएगी 4.2, यानी कि
इसको अपने लिख सकते हैं SP या PS आप लिख सकते हो। AD का मान तो है 2.1 और SP का मान अपने पास है 4.2। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 21 एकम 21, 21 दूना 42, यानी कि 1/2 इसका अनुपात आ गया। अब अपने देखें AB है 1.5 और यहाँ पे PQ है 3.0, तो इसको अपन लिखेंगे AB और बटे के अंदर लिखा जाएगा PQ। AB का मान अपने पास है 1.5 और PQ का मान अपने पास 3.0। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 दूना में 30। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे भी इसका अनुपात 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी इसका अनुपात 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार से अपने इसकी जो BC भुजा 2.5 लें, BC, और इसके बटे में ये अपनी भुजा QR आ जाएगी, BC बटे में QR। BC का मान अपने पास है 2.5 और QR का मान अपने पास है 5.0। तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, तो इसका भी अनुपात क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। इसी प्रकार से अपने SR और CD को चेक करेंगे तो वो भी 1/2 अपने पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों गुणधर्म ही यहाँ पे लागू होते हैं कि इनके जो कोणों की माप है वो भी बराबर है, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर है। तो दोनों गुणधर्मों को चेक करने के बाद ही अपने कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों जो आकृतियां हैं वो क्या हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। ऐसे नहीं कि अपने को अकेला डायग्राम देखा, डायग्राम देखते अपने इसको बता दें कि समरूप है कि नहीं, तो उसके अपने कोण और उसकी भुजाएं अपने को चेक करनी है कि कोण बराबर होने चाहिए और उनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात के अंदर, जैसे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 अनुपात में आ रही हैं, तो इसी अनुपात के अंदर होंगी, तभी वो आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आएगा और जो ये जो आप आकृतियां देखोगे वो भी क्या मिलेंगी, जो भुजाओं का अनुपात है वो भी आपको एक समान मिलेगा, तो ये समरूप हो सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे ही आगे अपने देख सकते हैं यहाँ पे 6.7 आकृति के अंदर। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि बहुभुजों की समरूपता के प्रतिबंध 1 और 2 में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उसकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कोण बराबर आ जाए तो अपने कह देंगे कि वो समरूप हैं, तो गलत हो जाएगा। अगर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आ जाए तो अपने आकृति कह दें कि ये समरूप है, तो गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों प्रतिबंध ही लागू होने चाहिए, उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर दोनों प्रतिबंध पूर्ण होते हैं तभी वो आकृतियां समरूप होती हैं। इसके बाद अपनी प्रश्नावली 6.1 यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसके अंदर अपने को पहले ये बोला गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को अपने को इसमें भरना है। जैसे अपने को दे रखा है कि सभी व्रत होते हैं समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, ये अपने को इसमें बताना है कि जो व्रत आप देखते हो वो व्रतों की जो होती हैं वो समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे। तो पहले आप खुद सोच सकते हैं कि कोई भी अगर 2 व्रत लिए जाएं तो वो क्या समरूप होंगे या फिर सर्वांगसम होंगे। तो अगर यहाँ पे 2 व्रतों की आकृति में बनाऊं, जैसे एक व्रत मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया और एक व्रत इस तरीके से बना दिया, तो अब ये दोनों व्रत सर्वांगसम कब होंगे, जब इनकी जो त्रिज्या है वो समान होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, तभी ये दोनों सर्वांगसम हो सकते हैं। फिलहाल अपने को पता है कि इन दोनों व्रतों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो ये क्या होंगे, दोनों के दोनों व्रत क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे पहले का जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में सभी वर्ग, तो सभी वर्गों के लिए भी वही कंडीशन कि एक तो वर्ग मैंने इस तरीके से बना दिया कि एक तो ये वर्ग बना दिया और एक इस तरीके से ये वर्ग यहाँ पे बना दिया, तो दोनों वर्गों की जो माप है, दोनों वर्गों के जो कोण तो अपने को 90 डिग्री के मिल जाएंगे कि ये दोनों वर्गों के जो कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे भुजाओं का अनुपात देखें तो वो अपने को पूरा नहीं होगा। तो सभी जो वर्ग हैं वो क्या होंगे, सभी वर्ग भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, समरूप होते हैं। इसके बाद तीसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, समबाहु आ जाएगा।
फिर चौथे पॉइंट में भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ पे तो आ जाएगा यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो ये अपने ऊपर नियम पड़ा था, वो नियम ही यहाँ पे लगाया गया कि कोई भी बहुभुज तभी समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर अपने से यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण अपने को देने हैं। पहला है कि दो समरूप आकृतियों के अपने को उदाहरण देने हैं कि दो आकृतियां क्या होनी चाहिए, दो समरूप आकृतियां होनी चाहिए। तो इसके लिए अपने दो समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। दो समबाहु त्रिभुज इस तरीके से यहाँ पे बना देंगे। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दो समरूप समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन उनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये दो समरूप त्रिभुज अपने बना सकते हैं। और इसके बाद अपने वर्ग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे एक वर्ग अपने मान लो बड़ा बना लिया और एक वर्ग अपने छोटा बना दिया, लेकिन इनके कोण तो क्या होंगे, कोण तो बराबर ही होंगे 90-90 डिग्री के। और इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस तरीके से अपने दो आकृतियों के उदाहरण दे सकते हैं, समरूप आकृतियां, दो समबाहु त्रिभुज और दो वर्गों की। उसके बाद दूसरे पॉइंट में पूछा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो अपने एक त्रिभुज बना दिया, एक यहाँ पे वृत्त बना दिया। तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। एक यहाँ पे मैंने आयत बना दिया और एक मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो ये दोनों आकृतियां भी क्या हैं, समरूप नहीं है। तो इस तरीके से ऐसी आकृतियों के उदाहरण आप देख सकते हो जो आपस में समरूप नहीं होती। इसके बाद तीसरे प्रश्न में अपने देखें। तीसरे प्रश्न में बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पे अपने को चतुर्भुज बताने हैं कि समरूप है या नहीं। तो पहले तो इसके अगर अपने कोणों को देखें तो इसके जो कोण हैं ये तो अपने को देखें 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है। लेकिन इस आकृति के अंदर कोणों के बारे में अपने को नहीं पता कि ये 90 डिग्री के है या नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों समरूप नहीं है, दोनों समरूप नहीं है, दोनों समरूप नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिख देना है। तो आज की जो अपनी क्लास थी 6.1 प्रश्नावली यहाँ पे पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।